उसे लगा कि यदि मेरे जिंदा रहने की वजह से मेरा पति युद्ध नहीं करना तो मेरा मर जाना बेहतर है, ताकि ये तो युद्ध करे। उसने सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरा। वो राज सिंह के, वो रतन सिंह के पास में जब वो सिर लेके गया नौकर, उसने कहा अब ये दिए निशानी। तो रतन सिंह के होश फाख्ता हो गए, उसे लगा यार मैंने काम तो गलती कर दिया। पर कहते रतन सिंह वो जो उस लड़की के बाल थे उनको यहाँ बांध लेता, उस मुंडी को, वो जो गर्दन थी उसको। अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर भयंकर लड़ता है रतन सिंह कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं बढ़ने देता, यहीं से काट काट के वापस भगाया गया था। उस युद्ध में रतन सिंह कहते लड़ते हुए मार जाते हैं। राज सिंह जी आराम से चारुमती से शादी करके पधारे। राज सिंह जी राजसमंद की पाल पर बैठ के चारुमती को एक कहानी सुनाते हैं कि अपने युद्ध से पहले क्या क्या घटना हुई थी। और राज सिंह जी कहते हैं कि ओ रतन सिंह जी अपने गले के अंदर वो मुंडी डाल के लड़े और उस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो जैसे युद्ध वो बात समाप्त करते हैं, चारुमती पूछती है कि फिर क्या हुआ। राज सिंह जी लंबी सांस लेके कहते हैं कि वो दोनों मर गए थे इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन वो दोनों नहीं मरते तो आज हम दोनों साथ में। इसलिए राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कि एक लड़की इसलिए अपना सर काट के दे दे कि ताकि युद्ध ना रुके, या उसका पति युद्ध में जाने से कतराए नहीं। इसलिए आज भी हम याद करते हैं कि सतरी सेनानी चाहिए समर सलुंबर धीस, चूड़ामण मेली सियान ईंधन मेल्यो शीस। भगवान राम ने जब सीता जी से निशानी मंगवाई थी, उन्होंने बालों की चूड़ामणि निकाल के दी थी। मतलब सीता जी भी चूड़ामणि दे के गई, इस रानी ने तो सिर काट के दे दिया था। इसलिए अपने राजस्थान में जब महिला पुलिस की बटालियन बनाएगी उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम रखा गया यार? उस राजकुमारी को तो याद किया जाना चाहिए। हेडिंग डालो आप इसमें। दिवाली के आसपास का टाइम, राजकुमारी चारुमती रूपनगढ़ के अपने महल के अंदर बैठी हुई है। बाहर एक महिला कोई जोर जोर से बोल रही है कि पोस्टर ले लो, चित्र ले लो, चित्र ले लो। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया। उसके पास में कई अच्छे अच्छे पोस्टर बने हुए थे, भगवान शिव, भगवान विष्णु, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण। उसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र लिए, कई हिंदू राजाओं के चित्र लिए, पृथ्वीराज चौहान, राणा हमीर, महाराणा प्रताप, अच्छे अच्छे चित्र, कुंभा सांगा के जो भी थे उसने छांट छांट के लिए। बुढ़िया की अच्छे, वो जो बूढ़ी महिला बाहर बेच रही थी उसकी अच्छी खासी कमाई हुई। तो उस महिला ने, वो दिल्ली से आई थी बेचारी, तो उसने कहा कि राजकुमारी जब तुम इतने सारी पेंटिंग मेरे से ले रही हो तो मेरे पास एक बहुत शानदार पोस्टर है, तुम्हें ये भी खरीदना चाहिए और बड़ा पोस्टर है, तो दिखाओ। तो उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया। तो राजकुमार मुझे ये कौन है, तुम्हें पहचाना नहीं? अरे तुम इनको नहीं जानते, मुगलिया सल्तनत के आलमगीर जहांपना औरंगजेब स्वयं है। अच्छा ये पोस्टर औरंगजेब का, ये भी दे दे। उसने औरंगजेब वाला पोस्टर लिया, उस महिला को सारे पोस्टर के रुपए दिए, फिर उसको कहा 5 मिनट और बैठ। फिर अपनी सहेलियों को कहा कि अपना जूता उतारो, औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। तो सब सहेलियों ने औरंगजेब वाले पोस्टर पे जूते मारे, तो पोस्टर फट गया बेचारा। पोस्टर फट गया तो उसने वो इकट्ठा किया, उस महिला को दिया कि ले जाके दे देना औरंगजेब को, चारुमती ने फाड़ा है। वो महिला गई दिल्ली, दिल्ली जाके उसने औरंगजेब को कहा ये तुम्हारा पोस्टर है और रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती चिंदी चिंदी कर दिया, टोटे टोटे कर दिए तुम्हारे पोस्टर। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया, इतनी तारीख को इतने बजे मैं बारात लेके आऊंगा, चारुमती से ब्याह करना है। सीधा डायरेक्ट फरमान ही सुनाया उसने। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात के औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा कि सब आओ ना, उसे एक दिन पहले मिस कॉल देना, लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम। ये बात चारुमती को पता चली कि उसके घर वाले उसकी शादी किससे करने जा रहे हैं, उसने मना कर दिया। ये क्या तरीका होता है? और आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी औरंगजेब से, मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? घर वालों ने कहा कि तूने किससे पूछ के पोस्टर पढ़ा, तू भी तो कांड कर गई इसलिए करना पड़ रहा है ब्याह। राजकुमारी चारुमती ने कहा जो हुआ हुआ, मैं मेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह नहीं करूंगी। समझाया उसको, देख तू ब्याह नहीं करेगी, औरंगजेब आक्रमण करेगा। उसने कहा लड़ लो, तो आक्रमण करेगा तो क्या हो जाएगा? तो भाई ने, पिताजी ने कहा लड़ लेंगे, लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत दूसरी है, औरंगजेब की सेना बड़ी है, हम सब लड़ते हुए मारे जाएंगे, फिर औरंगजेब की सेना जनता की लड़कियों को उठा के ले जाएगी। जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की है। यदि तेरा ब्याह करके बाकी जनता की लड़कियां बचती है, जिस जनता से अपने टैक्स लेते हैं, तो तेरा ब्याह कर देना चाहिए। राजकुमार चारुमती ने कहा कि नहीं, आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा ब्याह कर ही नहीं सकते, ये कोई तरीका नहीं है आपका। तो भाई को, पिताजी को, उनको गुस्सा, उन्होंने कहा वाह, तेरे को जो करना वो कर ले, हम तो करेंगे, वहां करेंगे ब्याह। अब राजकुमारी चारुमती सोचेगी अब क्या किया जाए, अब अपने पास में क्या तरीका बचा। और उसे याद आया कि दिन टीवी पे ऐड आ रहा था कि यदि किसी राजकुमारी से जबरदस्ती शादी की जाती है तो टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। उसने राज सिंह जी के हेल्पलाइन नंबर लगाया और उनको मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और उसे अपने चरणों की दासी अपनी रानी बना लिया था, उसी प्रकार आप मुझे अपना हरण करके ले जाइए और मुझे अपनी रानी बना लीजिए। अच्छा, राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई मैसेज कर देना। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की। राज सिंह ने लगा ये ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह चेक की होगी पूरा। राज सिंह जी ने वापस मैसेज किया कि शादी का दिन, तारीख, समय मुझे लिख के भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। चारुमती ने कहा भाई इतनी तारीख को ये होने वाला है। राज सिंह जी ने अपने सारे सेनापति बुलाए और सेनापति बुला कहा कि मेवाड़ इस समय एक विकट स्थिति का सामना कर रहा है। सेनापति ने बोला ऐसी क्या विकट स्थिति है, अभी तो पता ही नहीं।
और कहा एक अबला रानी, एक अबला महिला हमें पुकार रही है, औरंगजेब जबरदस्ती करना चाहता है और मैं वहां ब्याह करूंगा जाके, पर औरंगजेब युद्ध करेगा आके। भाई राज सिंह ने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि भाई औरंगजेब ये शादी तू नहीं करेगा, ये शादी मैं करूंगा। अब उस घटना से थोड़े दिन पहले अपने एक जगह पर झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह रूपनगर, कौन सी जगह है, वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी, क्या नाम था, उस चंचल कुमारी से राज सिंह जी पहले जाके शादी करके आ गए थे औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब ने भाई यार ये कदे एस फूलते कदे ओस ये नहीं चलेगा, ये कोई तरीका थोड़ी होता है, या यहाँ ब्याह मैं करूंगा। तो राज सिंह जिनका यहाँ तो मैं करूंगा, तो कहा फिर लड़ाई होगी, ठीक है लड़ाई कर लेंगे। तो औरंगजेब ने कहा मैं सेना लेके आऊंगा, जो जीतेगा वो ब्याह करेगा, राज सिंह जिनका देख ले। तो राज सिंह जी ने अपने सेनापतियों को कहा कि औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, मैं ये चाहता हूं कि औरंगजेब की सेना को तब तक रोक के रखा जाए जब तक मेरे फेरे ना हो जाए, फेरे होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगा, औरंगजेब की सेना से लड़ाई कर लूंगा, बताओ तुम्हारा क्या कहना है इस पे। सेनापतियों ने कहा कि ठीक है साहब, मेवाड़ इतने सालों से मुगलों से लड़ता है और लड़ेंगे, क्या बात है, नारी की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है, और यदि नारी ने पुकारा तो उसके लिए मर भी जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो आराम से निश्चित होकर रूपनगढ़ ब्याह के लिए पधारे, हम औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं बढ़ने देंगे, अजमेर में रोक लेंगे, वहां से आगे नहीं आने देंगे। और राज सिंह जी ने कहा फिर मैं आ जाऊंगा, फिर बाद में आ जाऊंगा, यदि तुमसे ना रुका तो मैं तो आ ही रहा हूं वहां पर। अब कहा ठीक है भाई, युद्ध की तैयारियां शुरू हुई, कहा सलुम्बर समाचार भिजवाया जाए कि मेवाड़ के हरावल में कौन जाएंगे। चलो, उन दिनों सलुम्बर के सामंत है रतन सिंह चुंडावत, क्या नाम था, रतन सिंह चुंडावत नाम के सलुम्बर, ये खानवा वाले नहीं है, खानवा वाले रतन सिंह अलग थे, ये रतन सिंह अलग है, फर्स्ट सेकंड मान सकते हो आप। तो रतन सिंह चुंडावत कहां के सामंत है, चलो, और मेवाड़ की हरावल जब भी जाएगी तो उसमें पहले कौन जाएंगे, सलुम्बर वालों के पास मैसेज किया गया कि रतन सिंह जी जो राज सिंह जी ब्याह करने के लिए कहां जा रहे हैं, रूपनगढ़ चारूमती से, और आपको युद्ध लड़ने के लिए कहां जाना है, अजमेर, किसके खिलाफ, औरंगजेब। अच्छा, रतन सिंह चुंडावत के पास जब ये मैसेज गया उसी दिन खुद की उनकी शादी हुई थी, ऐसे मैसेज आज तक दो ही लोगों के पास है, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास अच्छा, या सलुम्बर वाले रतन सिंह जी के पास। रतन सिंह जी ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब राज सिंह जी खुद के ब्याह के चक्कर में लोगों के ब्याह बर्बाद करेंगे, मेरा भी तो ब्याह हुआ है आज ही, मैं कैसे जाऊं युद्ध करने के लिए, पर मैं नहीं जा रहा। ये बात उनकी रानी को पता चलती, बूंदी की एक हाड़ी रानी थी, इसका नाम था सहल कंवर, क्या नाम था, सहल कंवर नाम की थोड़ी राजकुमारी, उसको पता चला इस बात का कि भाई उसके पति युद्ध करने से मना कर रहे हैं, और उसने कहा कि आप मना कैसे कर सकते हैं, जब मेवाड़ के धनी ने पुकारा है, मेवाड़ के राणा जी ने कहा कि युद्ध करने के लिए जाना, जाना उसमें। तो उसने कहा कि भाई बात ये नहीं है, मैं आज दिन तक मेवाड़ के किसी भी युद्ध में पीछे नहीं रहा, मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, मैंने खूब युद्ध लड़े, राणा जी ने जहां कहां वहां लड़ने के लिए गया, आज नहीं लड़ रहे, राणा जी जब राणा जी बने थे उस दिन से लड़ने लगे, पर आज तो राणा जी को सोचना चाहिए था, मेरी शादी भी है, इस मामले में किसी दूसरे को भेजा जा सकता, मुझे क्यों भेजा जाए। उस रानी ने पुनः समझाया कि कर्तव्य प्रेम से बढ़ के होते हैं, कर्तव्य पालन के लिए इन सब के त्याग किए जाते हैं। कभी तुम्हारे पूर्वज थे चुंडा, उन्होंने अपनी बात के लिए राज छोड़ दिया था और अपने सौतेले भाई मोकल को राजा बना दिया था, यहाँ तो युद्ध करने की बात है, और चुंडा जी ने राज स्वीकार नहीं किया, इसलिए कहा गया कि चुंडा जी के जो वंशज होंगे वो हमेशा मेवाड़ की सेना क्या होंगे, और यदि आप युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे आपसे हरावल छीन ली जाएगी। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक बड़का था जो युद्ध करने से डर गया था, इसलिए हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया। आप चुंडा के वंशज हो, ऐसे मना कैसे कर सकते हो, आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। उन जब ज्यादा समझाया तो रतन सिंह जी का ठीक है युद्ध करेंगे। अगले दिन रतन सिंह जी सेना लेकर रवाना होते हैं। अब यंग लड़का एकदम सेना लेके रवाना हुआ, जैसे ही उस महल के पास आए वापस उसके दिमाग में रानी आई, उसने ऊपर देखा तो रानी भी झरोकों में से खड़ी होकर नीचे देख रही थी। पास के किसी एक सैनिक को उसने कहा कि जाओ और जाके रानी को कहो कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे, तो अंगूठी वंगूठी कुछ भेज दे ताकि उसको देख के टाइम पास करेंगे युद्ध के मैदान। वो गया ऊपर और उसने जाकर भाई नीचे जो रतन सिंह जी खड़े हैं, रतन सिंह जी आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं युद्ध में ले जाने के लिए साथ में। वो लड़की पुनः सोचती है कि मेरा पति युद्ध में जाने से इसलिए मना कर रहा है कि मैं सुंदर हूं, मेरी ये देह, मेरा ये शरीर, मेरा ये रूप, इसकी वजह से एक योद्धा युद्ध में जाने से मना करता है। उसे लगता है कि फिर इस रूप का, इस सौंदर्य का क्या मतलब है यदि वो देश की रक्षा में आड़े आए, इस रूप का, इस सौंदर्य का क्या मतलब है कि उसका पति युद्ध करने में ना जाए। यदि आज मेरा पति युद्ध करने ना गया या युद्ध से बीच कर वापस भाग के आ गया, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मेरे पे थू थू करेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए चुंडावतों से हारावल का अधिकार छीन लिया गया। उसे पुनः याद आता है कि मैं बूंदी की हाड़ी हूं, मेरी बुआ की शादी जोधपुर के एक राजा के साथ हुई थी और जोधपुर के राजा युद्ध में हार कर वापस आ गए थे, मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, कैसे हारे हुए पति से अच्छा पति हो ही ना। और अब मैं हूं कि मेरा पति युद्ध करने नहीं जा पा रहा है। उसे लगा कि यदि मेरे जिंदा रहने की वजह से मेरा पति युद्ध नहीं करना तो मेरा मर जाना बेहतर है, ताकि ये तो युद्ध करे। उन्हें सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरा। वो राज सिंह के, वो रतन सिंह के पास में जब वो सिर लेके गया नौकर, उसने कहा ये दिए निशानी,
तो रतन सिंह के होश फाख्ता हो गया, उसे लगा यार मैंने काम तो गलत ही कर दिया। पर कहते रतन सिंह वो जो उस लड़की के बाल थे उनको यहाँ बांध लेता, उस मुंडी को, वो जो गर्दन थी उसको। अजमेर वाले युद्ध में इतना भयंकर भयंकर लड़ता है रतन सिंह कि औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं बढ़ने देता, यहीं से काट काट के वापस भगाया गया था। उस युद्ध में रतन सिंह कहते लड़ते हुए मार जाते हैं। राज सिंह जी आराम से चारूमती से शादी करके पधारे। राज सिंह जी राजसमंद की पाल पर बैठ के चारूमती को एक कहानी सुनाते हैं कि अपने युद्ध से पहले क्या क्या घटना हुई थी। और राज सिंह जी कहते हैं कि ओ रतन सिंह जी अपने गले के अंदर वो मुंडी डाल के लड़े और उस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो जैसे युद्ध वो बात समाप्त करते हैं, चारूमती पूछती है कि फिर क्या हुआ। राज सिंह जी लंबी सांस लेके कहते हैं कि वो दोनों मर गए थे इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन वो दोनों नहीं मरते तो आज हम दोनों साथ में। इसलिए राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। क्या कोई इमेजिन भी कर सकता है कि एक लड़की इसलिए अपना सर काट के दे दे कि ताकि युद्ध ना रुके, या उसका पति युद्ध में जाने से कतराए नहीं। इसलिए आज भी हम याद करते हैं कि सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस, चुड़ामण मेली सियान इंधन मेल्यो शीस। भगवान राम ने जब सीता जी से निशानी मंगवाई थी, उन्होंने बालों की चूड़ामणि निकाल के दी थी, मतलब सीता जी भी चूड़ामणि दे के गई, इस रानी ने तो सिर काट के दे दिया था। इसलिए अपने राजस्थान में जब महिला पुलिस की बटालियन बनाएगी उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम रखा गया यार? उस राजकुमारी को याद किया जाना चाहिए। हेडिंग डालो आप इसमें, सहल कंवर, तो पत्ता याद रखना। जयमल की एक बहन है, उनका नाम क्या है? फूल कंवर की शादी इनके साथ की हुई है। मुझे लगता है इसलिए भी कर दिया होगा चेंज, के नाम थोड़े सही याद हो जाए पति पत्नी के। पत्नी का नाम क्या है? फूल। इजी हो जाता है ना थोड़ा। फूल बता याद हो गया फटाफट। तो फूल कंवर किसकी रानी है? किसकी बहन है? जयमल की बहन। तो जयमल कहाँ के राजा है? मेड़ता। और अकबर ने कब कब्जा कर लिया? 1562। पता कहाँ के सामंत है? आमेट। आमेट बड़ा ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना। 2 लोगों को किला संभाल के गए, कौन कौन? अच्छा, जयमल को किला देने का एक मतलब ये भी है कि जयमल के पास एक्सपीरियंस अकबर से लड़ने का। जयमल पहले 1562 में अकबर से लड़ चुका था, तो जयमल ने कहा मुझे एक्सपीरियंस भी, मुझे बदला भी लेना है, मुझे छोड़ो आप इस बात। अब किले के अंदर बैठे हुए जयमल और पत्ता, किले के बाहर कौन बैठा हुआ है? अकबर। और उदय सिंह कौन सी पार्टी में चला गया? गिरोह। जयमल बड़े इंटेलिजेंट सेनापति थे। जयमल दिल्ली ऊपर से अटैक करवाए और अकबर के सैनिक मार दे। अकबर बेचारा परेशान। अकबर ने कहा पता लगाओ रे अंदर है कौन जो दिल्ली बंदे मरवा देता है अपने, यार पार ही नहीं पड़ने दे रहा है। अकबर उधर से कोई वो सुरंग वुरंग बनाने की कोशिश करे, वापस उधर से बम फेंके जाए, ऊपर से तीर मारे जाए, नीचे वाले बेचारे फिर मर जाए। कहता अकबर ने एक पुल बना रहा था अकबर यहाँ पे, तो लोग उस पुल को बनाने के लिए तैयार नहीं थे कि ऊपर से आक्रमण होगा मार देगा। तो फाइनली अकबर ने यह कहा था कि इस पुल को बनाने के लिए कोई एक, मतलब वो कुंडा भर के मिट्टी ले गया, कुंडा समझ गए, एक बट्ठल भर के दी मिट्टी ले गया तो एक सोने का सिक्का दूंगा। इतनी महंगी महंगी उसने मजदूरियां दी, तो भी लोगों ने कहा जान ऊपर से मर जाएंगे। और पैसे के लालच में लोग फिर भी आके वहां पर काम कर रहे थे कि यार काम कर देते हैं यहाँ पर। अकबर ने पता लगाओ यार अंदर कौन है, और बंदा इस प्रकार से दिल्ली मरवा देता है। फाइनली पता चला कि किले के अंदर जयमल है। किले में कौन है? तो अकबर ने पूछा उदय सिंह। उदय सिंह तो कभी गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। तो किला किसके पास है? कि किला जयमल और पत्ता के पास है। जयमल कौन सा? वही सर मेड़ता वाला। अकबर ने कहा पहले बता, मेड़ता वाला जयमल है के अंदर, फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं अपने? तो अभी देखो व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज करवाया कि जयमल सॉरी ब्रो, मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया, इस चक्कर में तेरे को कहां पर रहना पड़ रहा है? चित्तौड़। एक काम करते हैं, तू ले ले मेड़ता, मुझे दे दे चित्तौड़। एक चीज ले एक चीज। जयमल उधर वापस से रिप्लाई भेजता है कि है गढ़ मारो हूं धनी, किला मेरा और मैं इसका क्या हूं? असुर फिरे किम आण। असुर मतलब राक्षस, दुश्मन। दुश्मन की औकात नहीं किले के अंदर घुस जाए, क्योंकि किला मेरा है। कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। कुंचा मतलब होती है चाबियां। कुंचे मतलब कुंचा ज्यूं चित्रकूट रही। चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान, एकलिंग जी के दीवान उदय सिंह जी चाबियां मुझे दे के गए, किला मेरा है, मैं किले का मालिक हूं, दुश्मन की औकात नहीं किले के अंदर घुसे। अकबर ने वापस कहा यार सेंटी हो रहा है भैया यार, क्यों इतना लोड ले रहा है? मैं तेरे को मेड़ता तो दे ही दूंगा, वो तेरा है, इसके साथ में तेरे को दे दूंगा नागौर। क्या दे दूंगा? एक के साथ एक। वैसे भी चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, चित्तौड़ हमें वापस दे दे। 2 चीज ले ले, मेड़ता और नागौर। बदले में क्या दे दे? वापस जयमल मैसेज करवाता उधर से कि भूख ना मिटे मेड़तोर, ना मिटे नागौर, आ रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटे चित्तौड़। ये तेरी मेड़ते और नागौर से भूख नहीं मिटने वाली, ये तो वीरता की भूख है, मरने पे मिटेगी बाद में। अब फाइनल था कि अब बिना लड़ाई के तो पार पड़ेगी। तो अकबर बाद में बेठीक है एकदम। और अकबर ने कहा पता लगाओ अंदर क्या क्या हो रहा है। अब अकबर क्या करता, अकबर ने नीचे अपनी तोपे लगाई और तोपे लगा के किले की दीवारें तोड़ने का प्रयास किया। किले की दीवार तोड़ दो, किले की दीवार टूटेगी तब अपने इसके अंदर घुस जाएंगे। अब एक साथ तो पूरी दीवार टूटे नहीं, तो दिन में तोपे लगा के तोड़ते, थोड़ी बहुत दीवार टूटती, तो ये कल और तोड़ेंगे यहां से, रात को दीवार वापस बन जाती। अगले दिन फिर तोड़ते, रात को वापस बना लेते। तो अकबर ने कहा यार इतना दिमाग लगाता कौन है? सर जयमल कह तो दिया आपको। अब अकबर ने रात को ध्यान रखना शुरू किया। जयमल एक दिन चित्तौड़ के किले की दीवार पर घूम के चेक कर रहा था कहां पर कमियां है कहां पर नहीं है। कहते अकबर के पास एक बंदूक थी, संग्राम। क्या नाम है?
कहते अकबर उसे निशाना लगाता है, जयमल के पैर में गोली लगती है, जयमल नीचे गिर जाता है। 4 महीने के आसपास का घेरा डाला गया यहाँ पे। 4 महीने के घेरे के बाद किले के अंदर का अनाज खत्म हो गया, किले के अंदर का पानी खत्म हो गया। अब एक ही तरीका था कि अब अपने क्या करना पड़ेगा, साका करना पड़ेगा। संधि समझौता करने के लिए लोग तैयार। अब कहा भाई किले के फाटक खोलो, महिलाओं को सबको कहा गया कि आप क्या कर लो, जौहर, पुरुष सारे क्या करेंगे, केसरी। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। किसके नेतृत्व में, लिखो। कहते हैं जब केसरी की तैयारी करने लगे, सारे केसरी कपड़े पहन के तैयार हुए, तो जयमल जी रोने लगे। तो साथ उनका अरे क्या हुआ जयमल जी, क्या हुआ जयमल जी, कैसे रोने लगे। तो जयमल जी ने कहा दुर्भाग्य देखो, आज देश के लिए जब मरने मिटने का दिन आया था, सारी महिलाएं जौहर कर गई, सारे पुरुष आप बाहर लड़ने के लिए जाओगे, दुश्मनों को कच्चे चबा जाओगे। आज दुश्मन देखेंगे कि तुम में कितना बल है, शायद सूर्य भगवान इस युद्ध को देखने के लिए अपना रथ रोक देंगे। पर मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे पैर में गोली लगी हुई, इसलिए खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं लड़ पाऊंगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि ना तो लड़ पाऊंगा और दुश्मन जिंदा उठा के और ले जाएगा, फिर पता नहीं क्या क्या दुर्गति की जाएगी। पर यार लड़ नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ा दुख है मुझे। तो उन सैनिकों के अंदर एक सैनिक थे कल्ला राठौड़, क्या नाम था उनका, अंकल आप चिंता मत करो, आप तो मेरे कंधों पे बैठ के लड़ लो। कहां पे बैठ के लड़ लो, किसने कहा ऐसा। तो जयमल ने किसके कंधों पर बैठ के युद्ध किया। यूं लग रहा था कि नीचे से 2 हाथ कल्ला के चल रहे हैं, ऊपर से 2 हाथ किसी के चल रहे हैं, जयमल के। साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज अवतार में उतर गए हो। आर 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 देखिए आपने, आर 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 देखी, उसके अंदर एक सीन है, उस मूवी में एक बंदा दूसरे कंधे पे बैठ के लड़ रहा है, वो सीन जयमल पत्ता का है, सॉरी जयमल कल्ला राठौड़ का है। किसका है, अपने वालों ने अपने राजस्थान की कहानियों में तो बॉलीवुड कभी बना नहीं पाया, थैंक यू साउथ इंडिया को कि उसने अपना एक सीन रिक्रिएट तो किया। वो सीन उनका नहीं है, वो सीन किसका, अपने जयमल कल्ला राठौड़ का। लिखो, अंग्रेजी सरकार ने कहा था कितने लोग मरे इसके अंदर, 379, पर हम अपने भारतीय ने, गांधी जी ने सबने कहा भाई हमारे तो 1000 आदमी मरे यार। मैं कहता हूं 1000 नहीं, 1500 मरे होंगे। 30,000 तो फिर भी बहुत ज्यादा है। ये हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव है कि हमें बताया गया कि अंग्रेज बुरे हैं, इसलिए डायर का नाम आप सबको याद है बिना पढ़ाए। हमें बताया गया कि अकबर महान है, इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि 30,000 कटवा गया। फिर आपके दोहरे मापदंड क्यों है। यदि डायर बुरा है तो अकबर 20 गुना ज्यादा बुरा है। महिलाएं, बच्चे, जिनका कोई भी उससे लेना देना, सबको घरों से बाहर निकाल निकाल के काटा गया था। उसमें डायर का अंग्रेजों ने ट्रांसफर किया, वापस भेजा। अंग्रेजों की सरकार ने बाद में अभी तक की माफिया मांग रहे हैं वो। बाकायदा उनकी बीच में रानी वाणी ने, उनका जो प्रधानमंत्री आया था, उन सबने कहा धूड़ खाई, गलती हुई, छोड़ो, अब जो हुआ उसको हुआ। अकबर ने अपनी बुक में लिखवाया था कि मजा आया है, ऐसे और काटे जाएंगे, दोबारा आएंगे तब और कटे जाएंगे। हमारी हिस्ट्री सारी बातें खा जाती है। हमारी हिस्ट्री केवल एक सिंगल दिखाती है, नहीं साहब देखो महानता की ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये कहां जाएंगे। ये क्यों नहीं बताते कि साहब 30,000 लोग कटवा देते, कई जलियांवाला आ गए इसमें। तो क्या दोस्त था उन निर्दोष लोगों का, उन महिलाओं का, बच्चों का, कि वो चित्तौड़ के अंदर बैठे थे और सामने वाली पार्टी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा गई, इसके अलावा कोई दोष नहीं। उल्टा किला तो आपके कब्जे में है, होना तो ये चाहिए, किला आपके कब्जे में तो प्रजा आपकी, प्रजा का ध्यान रखना राजा का कर्तव्य। आप इसलिए मरवा गए कि वो प्रजा पहले वाले राजा की थी, आप इसलिए मरवा गए कि पहले वाले राजा के सैनिकों ने आपको अधिक नुकसान पहुंचा दिया। तो हिस्ट्री इतने दोहरे मापदंडों से, इतने दोहरे मापदंडों से लिखी गई जिसकी हद नहीं है अपने को। तो इसलिए ये जब भी बात आती है ना कि हिस्ट्री को दोबारा लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, मैं दोबारा नहीं, तिबारा, चौबारा, पांचवा, छठा सही कर दो इसको। इसमें इतने लूप होल्स डाल रखे आपने जिसकी हद नहीं है, कि कोई सामान्य बुद्धि का आदमी जब इसको पढ़ेगा ना तो उसके समझ में आ जाएगा कि तुम कितने गिरे हुए नीच प्रकृति के लोग हो जिन्होंने भारत की हिस्ट्री लिख दी। कि उसमें एक पक्ष को पूरा का पूरा सही बता गए, दूसरे पक्ष को पूरा का पूरा क्या बता गए, गलत बता गए। जहां तुम्हें लिपापोती करनी थी वहां पूरी लिपापोती करके चले गए। मतलब इवन हम अशोक तक के बारे में जानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया, हम अकबर के नहीं जानते। आप यदि कोई राजस्थान की हिस्ट्री ना पढ़ा बंदा हो और कोई यूपी बिहार वाले से किसी से पूछा जाएगा अकबर ने चित्तौड़ में कितने मरे, नहीं। ये तो भला हो आरपीएससी का जिसने क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि कितने काटे, तो समझ में आ रहा है 30,000 कितनी बड़ी संख्या होती है। पहले अलाउद्दीन काट गया, फिर कौन काट गया। तो बात इस पे नहीं है कि आपने पद्मावत में पद्मिनी को कैसे दिखाया कैसे नहीं दिखाया, वो सब गई बात। चलो तुम बॉलीवुड की मूवी बनानी कैसी बनाते हो वैसे बना लो, पर यदि पद्मावत देखने के बाद लोगों के मन में अलाउद्दीन खिलजी के प्रति ये भावना आती है कि हत्यारा, क्रूर, पिपासु, नीच आदमी था और 30,000 लोग काट गया, तब तो मूवी बनाने का मतलब पता चलता है। और यदि ये नहीं लगता, आपको लगता अलाउद्दीन कितना कूल डांसिंग बंदा था, डांस और करता था, इसका मतलब तुम्हारा प्रोपेगेंडा है कि अलाउद्दीन को सही सिद्ध कर दो। और तुम बताना चाहते हो देखो प्रेमी आदमी था, सा प्रेम के चक्कर में आया था।